नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रवाह। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इस कहावत पर खरे उतरने के लिए रेणु रावत जी ने, जो अहिंसा दल की प्रदेश अध्यक्ष हैं, साबित करने के लिए वो निकल पड़ी हैं। चलिए आपको उनसे हम मिलवाते हैं। मैम नमस्ते, हमारे चैनल तरुण प्रवाह के कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है मैम आपसे कि आपने जो भू माफियाओं के खिलाफ जो कदम उठाया है, तो इसकी जो आपने शुरुआत की थी वो कैसे की? शुरुआत मैंने यहाँ से की। मेरे गांव की ज़मीन थी जो कि किसानों की ज़मीनों पे, दबे कुचले लोगों की ज़मीनों पे भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे थे। तो हम लोगों को देखा नहीं गया, उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। फिर उसी चीज़ को लेके मैंने सोचा और बाहर निकलने की कोशिश की। उसी से मैंने स्टार्टिंग की। आपने कदम तो उठाया भू माफियाओं के खिलाफ, लेकिन आपको डर नहीं लगा कि भाई दबंग लोग रहते हैं, तो कि आपको कभी धमकी वगैरह मिली हो, या फिर आपको डर लगा ही होगा? धमकियाँ तो पूछिए मत, धमकियाँ तो बहुत ज़्यादा मिली और संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा। और इस चीज़ को लेके मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी महिला कभी संघर्ष कर ही नहीं सकती है। मेरे पे अवैध मुकदमे भी गलत तरीके से लिखे गए, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरी। डराने के चक्कर में डिपार्ट से भी बहुत ज़्यादा, पुलिस की तरफ से भी मुझे बहुत धमकियाँ मिली, भूमाफियाओं के द्वारा धमकियाँ मिली, लेकिन मैंने कदम आगे बढ़ा दिया, पीछे फिर मुड़ के नहीं देखा मैंने। आप जो है भू माफियाओं के खिलाफ जो है काम कर रही हैं, तो फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है? कि गांव वाले भी आपको बोलते होंगे भाई आपकी फैमिली को कि लड़की जो है ऐसा काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग को कमेंट टोन तो मिलता ही होगा ना, इस पे क्या कहेंगी? मम्मी पापा को, भाई को, सभी लोगों के, गांव के लोग भी बोलते थे और धमकियां भी दी जाती थी। एक बार भाई, मेरा विकलांग भाई है, उसको भी धमकी दी गई कि अपनी बहन से कह दो शांत बैठ जाए। बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन मैंने हारना कभी सीखा नहीं। एक महिला हूँ और दबे कुचले लोगों की आवाज़ मैंने सोच लिया कि उठाना है तो बस उठाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कैसे समझाया आपने अपने परिवार को? बस कुछ चीज़ें ऐसी रहीं, जब आगे बढ़ती रही फिर मम्मी पापा ने देखा, कुछ लोगों ने कहा कि आपकी लड़की अच्छा कर रही है, फिर थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा। साल 2 साल के बाद में फिर उसी से आगे संघर्ष करने का सोच लिया मैंने। अभी आप जो है कितनी ज़मीनों को खाली करा चुकी हैं? एक कठिंगरा की ज़मीन है जो कि पसचर की ज़मीन है, उस पे भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा हुआ था। वो 62 बीघे ज़मीन थी, वो मैंने खाली करवाई है। स्टे वगैरह भी ले रखा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो नहीं हो पाई है, लेकिन यथास्थिति उस पे बनी हुई है। राजस्व की ओर से जो सरकार तो कदम जो है ज़्यादा जागरूक नहीं हो रही है, राजस्व ज़मीनें जो भी भूमाफिया वाली है, तो आपने क्यों मतलब ये कदम उठाया है कि मुझे ये भूमाफियाओं के लिए कदम उठाना है कि ज़मीनें खाली करवानी है? मैंने इसलिए कदम उठाया क्योंकि कुछ लोग क्षेत्रीय ऐसे थे बेचारे, कुछ जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, वो ठेला भी रोड पे लगा लेते थे, तो भूमाफिया उनको उठा के फेंक देते थे, मारते पीटते थे। तो मैंने ये सोचा कि जब ये गरीबों के साथ में इतना अत्याचार कर रहे हैं तो मैं इनके साथ में क्यों ना करूं, क्योंकि ये भी तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखे हैं। तो मैंने यही सब सोच के आगे कदम बढ़ाया। सरकार की ओर से आपको क्या मदद मिल रही है? सरकार की ओर से तो कुछ भी मदद नहीं मिल रही है, लेकिन जो भी है अपने पास से ही सब कुछ कर रही हूँ। कोर्ट की ही तरफ से जो भी हो पा रहा है, कर पा रही हूँ, वही हो रहा है। अभी आपने कहा कि आपके ऊपर मुकदमे भी किए गए हैं, तो किन की ओर से मुकदमे आपके किए गए हैं? मुझे मोहम्मद इस्माइल, प्रमोद यादव, बिंदे यादव, इन लोगों के द्वारा मुकदमे भी लिखे गए। और जो कि हमने भी लिखवाया था, 8 तारीख को मैंने मुकदमा लिखवाया, 9 तारीख को हम पे असूली का मुकदमा लिखा गया, जो कि मैंने जांच मांगी थी। जांच पे वो लोग दोषी पाए गए और मैं सही पाई गई। अब आपने लगभग, आपको कितना साल इसमें हो चुका है इस काम को करते हुए, और प्लस अब किस ज़मीन को आप खाली करा रही हैं? पट्टा वाली ज़मीन है, किस तरह की ज़मीन है? मुझे 4 साल हो गया। 2 साल एक ज़मीन पे मैं लड़ाई लड़ी हूँ। तीसरे साल में मैंने बंधन ग्रुप के खिलाफ डाला है, जो कि 150 बीघे से भी अधिक ज़मीन है। उसमें 82 लोगों के पट्टे भी खारिज हुए, जो कि राजस्व में ज़मीन दर्ज हो चुकी है। सरकारी तालाब भी उसमें दर्ज है और सरकारी नहर भी दर्ज है। यही सब सारी ज़मीनें हैं, उसी को लेके मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ। जब ये जो आपने बंधक ग्रुप नाम लिया है, ये तो काफ़ी फेमस है,
तो कितना इसमें आपके संघर्ष लग रहा है, कितना उतार चढ़ाव आ रहा है? उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी 28 तारीख को जो मेरे साथ में घटना हुई है, शासन प्रशासन तो मेरे साथ में गलत कर ही रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक महिला ही सरकार के लिए काम कर रही है, उसी की सुरक्षा नहीं डिपार्ट के ही लोग कर पा रहे हैं। तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। 28 तारीख से तो मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, क्योंकि डर भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, और यही सब चीज़ें हैं, क्या करूँ। क्या घटना आपके साथ घटित हुई थी 28 तारीख को? 28 पिछला महीना ले लें, अगस्त। क्या घटना घटित हुई? घटना यह थी, मैं 28 तारीख को 11:13 पे पुलिस विभाग की ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ था। उस प्रार्थना पत्र मैं माननीय डीजीपी साहब को देने गई थी, मैं वहीं पे थी। वहाँ से लेखपाल का फ़ोन मुझे आना शुरू हुआ कि जो प्रार्थना पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था उसी पे पैमाइश होनी है। तो उन्होंने उसी चीज़ को लेके बुलाया था, मुझे गलत तरीके से उन्होंने बुलाया, जो कि वहाँ पे इनको नहीं करना चाहिए था। एक महिला होके लेखपाल एक महिला के साथ में पूरा जान से मारने की कोशिश करवा डाली। तो मैं उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। लेखपाल का नाम लेना चाहेंगी आप? नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन नाम तो उनका वैसे भी प्रार्थना पत्र में मैंने दे रखा है। अब आगे मैं बताऊँगी कि क्या कर रही हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो समझ रही हैं, शासन प्रशासन खुद ही देख रहा है कि क्या नाम है, और शासन प्रशासन को खुद पता है कि हम लोग कैसा महिला के साथ में कर रहे हैं। एक ज़मीन को आप पट्टा मुक्त कराने के लिए कितना आपको लगभग समय लगता है? समय अगर सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है तो जल्दी भी हो जाता है। अगर सरकार की तरफ से नहीं सपोर्ट मिलता है तो उसमें से साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, ऐसे ही करके समय लग जाता है। अभी आपने कहा कि आपको जो है पुलिस वालों से भी धमकी मिल रही है, तो इसके बारे में किस तरह से धमकियाँ पुलिस वाले आपको कॉल पे देते हैं, ऑन कॉल? मैं 28 तारीख को जब डायल 100-112 मुझे लेके आई थी थाने पे, तो मैंने एप्लीकेशन लिख के दी थी थाने पे। तो जैसे मैं बाहर निकली, इंस्पेक्टर साहब ने तो पहले तो आश्वासन दिया, उसके बाद जब भूमाफिया थाने पे पहुँचे हैं, उस चीज़ के मेरे पास वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं। जैसे पहुँचे उन्होंने थाने पे मेरा घेराव किया, और एक महिला के साथ में थाने के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, तो जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं काकोरी इंस्पेक्टर ही हो रहे हैं, क्योंकि इनको कड़ी से कड़ी वो करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज 28 है और पिछली 28 का मामला हो गया है। अगर मेरे साथ कोई भी घटना घट रही है तो उसमें शासन प्रशासन भी मिला हुआ है, भूमाफिया तो है ही मिले हुए, लेकिन इसमें काकोरी इंस्पेक्टर का तो पूरा ही हाथ इसमें है। कहाँ कहाँ आपने उनके खिलाफ क्या कोई एप्लीकेशन डाली है? मैंने दुबग्गा सीओ साहब को भी दी है, थाने पे भी दी है, और मुख्यमंत्री जी को भी दी है, प्रधानमंत्री जी को भी दी है, और डिप्टी सीएम को भी दी है, डीएम साहब को भी दी है, एसडीएम साहब को भी दी है। शासन प्रशासन में किसी अधिकारी को नहीं मैंने छोड़ा, सभी लोगों को प्रार्थना पत्र में दे चुकी हूँ। अभी आपने मुख्यमंत्री और डीएम साहब की बात करी, जैसा कि हर मंगलवार को वो जन समस्याएं सुनते हैं। डीएम जी की बात ले लें, सूरपाल गंगवार जी, और मुख्यमंत्री जी भी अपने आवाज़ पे जन समस्याएं सुनते हैं, तो क्या वहाँ पे आपकी सुनवाई हुई? कुछ नहीं सुनवाई हुई। मैं 2 साल से बराबर वहाँ भी जा रही हूँ, और पिछले परसों भी मैं गई थी, लेकिन प्रार्थना पर ले लिया गया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है। और डीएम साहब तो कान में उंगली डाल के ही बैठे हुए हैं, वो तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। जबकि आश्वासन मुझे 28 तारीख को दिए कि आप थाने जाइए, मुकदमा लिखवाइए, दूसरे दिन मुझसे फ़ोन पे कह रहे हैं कि आप थाने अकेले मत जाइएगा, भूमाफिया दबंग टाइप के लोग हैं और मैं सुरक्षा के साथ में भेजूँगा। कुछ ना सुरक्षा ना ही मुकदमा लिखा गया। आज 28 तारीख हो गई, 1 महीना हो गया है। लेकिन अभी हाल ही में सूरपाल गंगवार जी की ओर से भी जो है भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जा रहा है कि कई उन्होंने भी माफियाओं की ज़मीन को खाली करवाया है। तो ये माफिया क्या पेमेंट पहुंचा रहे हैं वहाँ तक? क्या ये माफिया नहीं है? ये तो माफिया अवैध राजस्व में ज़मीन दर्ज हो गई है। एक ज़मीन का मैंने मुद्दा नहीं उठाया, कई ज़मीनों का उठा रखा है, जो ज़मीनें सारी राजस्व की हैं, जो कि पट्टे खारिज हो गए हैं। उस ज़मीन पे तो इनको जांच करनी चाहिए, वो भी नहीं ये कर पा रहे हैं। इनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? जो ज़मीनें आप खाली करवा रही हैं, अगर हम जनता की बात करें तो उसमें क्या कुछ लोगों ने अपने घर भी बनवा रखे हैं? क्योंकि ये प्लॉटिंग का ये लोग काम कर रहे हैं,
तो उसमें क्या कुछ घर भी बनवा रखे हैं, तो क्या वो भी तो उनका भी तो पैसा वेस्ट होगा, इस पे क्या कहेंगी? कुछ उसमें निर्माण कार्य हुआ है, उसी चीज़ को लेके तो मैंने ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि गरीब जो बेचारे व्यक्ति हैं, कोई ठेला चलाता है, कोई ऑटो चला के पैसे इकट्ठे कर कर के देता है, उसी चीज़ को लेके मैंने सब देखा, तभी मैंने इस पे कड़ा कदम उठाने की कोशिश की। उन्हीं सब चीज़ों को लेके ही मैंने सोचा है, लेकिन उसमें अधिकारी शासन प्रशासन पूरा मिला हुआ है। मुझे तो नहीं लग रहा कि मुझे कहीं से न्याय मिलेगा। जैसे आपने अभी कहा कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपने बहुत सारी जगह दिया भी एप्लीकेशन, कहीं से कुछ नहीं आपको मतलब हासिल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि मुझे न्याय मिले। आज इस पे निष्पक्ष जांच कराइए। निष्पक्ष जांच में अगर मैं दोषी होती हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए, अगर भूमाफिया दोषी हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए। अगर मेरे साथ में इतनी गलत हुआ है, अगर मेरी हत्या भी हो रही है ना, तो इसमें भूमाफिया और काकोरी पुलिस ही कराएगी मेरी हत्या, शासन प्रशासन उसमें मिले हुए हैं। जैसा कि आप खुद देख रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो बाबा जी का बुलडोज़र है, वो हर जगह चला है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो, तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर मेरा यह कहना है, ये सरकारी ज़मीन है, इस पे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आला अधिकारी जितने भी हैं वो मिले हुए हैं, इस पे हो ही नहीं सकता है। अभी इस चीज़ को लेके मैं सिर्फ यही मांग करूंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे देखें इस चीज़ को, और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर, न्याय दी जाए मुझे। बस इस चीज़ पे मांग करूंगी बस। नहीं, आपने जैसा कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन अगर आपने देखा होगा लाल बाग का ऑफिस एलडीए, तो वो भी पूरा जो अवैध है वहाँ पे बिल्डिंग, तो उसको भी वहाँ पे वो सील कर दिया गया है। मैं देखती तो सब हूँ, न्यूज़ भी देखती हूँ, पेपर्स भी हर दिन देख रही हूँ, लेकिन बस देख ही रही हूँ जो मेरे साथ में हो रहा है। जब ये ज़मीन पे चलेगा तभी मुझे राहत मिलेगी। मैम, ऐसे तो बहुत सारे आपने भूमाफियाओं के खिलाफ कदम उठाया है, ज़मीनें आपने बताया कि खाली करवा चुकी हैं। क्या ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ है कि आपको अभी भी याद आता है? 28 तारीख की ऐसी घटना मेरे साथ में हुई है कि मुझे पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं सकती हूँ। 28 अगस्त की घटना, पिछले महीने की। जी 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 जी। तो क्या हुआ था उसमें आपके साथ? उसमें ये हुआ था कि ज़मीन पे मुझे बुलाया गया था, और जैसे मैं पहुंची वहाँ पे कोई तहसीलदार नहीं थे, ना फोर्स थी, वहाँ पे कोई व्यक्ति था ही नहीं, सिर्फ मैं वहाँ पे अकेले थी। और भूमाफिया जो थे, अवैध असलहे थे उनके पास में, इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अश्लीलती बातें मुझसे की गई हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और उसके जब मैंने एप्लीकेशन काकोरी इंस्पेक्टर साहब को दिया 28 तारीख को, तो उसके बाद में मुझे ये मिला हुआ है, जो कि 5 लाख की मुझे वसूली दिखाई गई है कि मैं 28 तारीख को 5 लाख की ज़मीन पे वसूली करने गई थी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रार्थना पत्र पे ही जांच हो रही थी, उसी पे पैमाइश होनी थी। तो ये मुझे काकोरी पुलिस ये मुझे मेरी मदद कर रही है कि इतना मेरे साथ में गलत हो रहा है कि अब तो अगर न्याय मुझे नहीं मिला तो मैं सुसाइड करूँगी। धन्यवाद हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ अहिंसा दल की प्रदेश अध्यक्ष रेणु रावत जी, और हमारी खास मुलाकात का जो कार्यक्रम है, इसमें हम फिर किसी आपको खास मेहमान से मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।